एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर का लास्ट डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि आप कह लें कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने इसकी कुछ टर्म्स आप कह लें कि वो पहले हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, जो कि डिफरेंट थी। लेकिन अभी जो मेन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। फिर इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, जो कि आपको आप कह रहे हैं कि ज्यादा एक दिन के अंदर ज्यादा टाइम तक रहती है, और ये पिछले एटलीस्ट 6 मंथ से हो रहा हो कि आपको हर दिन ज्यादा वक्त के लिए आप एंजाइटी आपको फील हो, आप परेशान महसूस करें। अ, जो किसी भी इवेंट के बारे में भी हो सकती है, किसी एक्टिविटीज के बारे में भी हो सकती है, उसके अंदर स्कूल के वर्क का परफॉर्मेंस की टेंशन हो सकती है, किसी ना किसी चीज की एंजाइटी आपको जब एक दिन के ज्यादातर हिस्से में रहती है और पिछले तकरीबन 6 महीनों से है, तो आप कह सकते हैं कि वो आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं इसके, जो हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी वरी, वो अपनी उस परेशानी को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। एंजाइटी एंड वरी आर एसोसिएटेड विद 3 or more ऑफ द फॉलोइंग 6 सिम्टम्स, इसके अंदर 6 सिम्टम्स जो हैं, इनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा अगर होंगे तो वो जनरलाइज्ड एंजाइटी में आएगा। ओनली, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही उन्होंने कहा है कि इसका आइटम का होना रिक्वायर्ड है। ओनली वन आइटम इज रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन। फर्स्ट वन इज रेस्टलेसनेस और फीलिंग हीट अप और ऑन एज। ठीक है, आपकी टांगों में बहुत ज्यादा आपको बेचैनी रहती है। ठीक है, पूरे जिस्म के अंदर एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग्स होती हैं। बीइंग इजीली फटीग, अब बगैर कुछ काम किए बहुत आसानी से थक जाते हैं। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक, ठीक है, आप अपने काम के ऊपर सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाते। इरिटेबिलिटी रहती है। मसल्स में हर वक्त खिंचाव और मसल्स का तनाव बहुत ऐसे महसूस होता रहता है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपको सोने में भी मुश्किल होती है। एंजाइटी वरी आर फिजिकल सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आर इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। आपको एंजाइटी परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि आप अपने काम पे तवज्जो नहीं सही दे पाते, आपकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, और इस सब की वजह कोई ड्रग यूज ना हो और ना ही कोई दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर हो, जिसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या ओसीडी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारी जो है इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सिम्टम्स जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर के होने चाहिए। अब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि जेनेटिकली आपके फादर को, मदर को, सिबलिंग्स में किसी को ऑलरेडी ही एंजाइटी डिसऑर्डर था, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपको भी हो। ब्रेन केमिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और सोशल इन्फ्लुएंसेस। सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने की वजह से कुछ सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, आप फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए एंजाइटी क्रिएट कर सकती हैं। कुछ इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, कैजुअल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग, बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन के अंदर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर आपकी मैरिज सही नहीं चल रही, आपको डाइवोर्स हुई है या आपको काम करने में मुश्किल हो रही है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो इन सारी चीजों की वजह से भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, और फिर हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस का लिखा हुआ है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। सीरोटोनिन, डोपामिन, नोरपेनफ्राइन एंड गैमा गैबा जो होता है स्पेसिफिकली, ये आप डायरेक्ट लिंक्ड करते हैं मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर के दरमियान। इनमें जब भी किसी एक में इम्बैलेंस आएगा तो वो आपके लिए एंजाइटी पैदा करेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है, ये इतना रिलेट, मतलब इसके साथ एक एग्जांपल देकर रिलेट किए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। हाउ टू कोप विद सोशल एंजाइटी, ये थोड़ा सा टॉपिक जो आप कह लें कि अभी ये जो कुछ स्लाइड्स है ना, वो जो पिछले हमने सारे डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनको, उनकी एक सम अप समरी इनके अंदर भी होगी कि सोशल एंजाइटी को हम कैसे कोप कर सकते हैं। क्या आप अपने थेरापिस्ट को दिखाएं, कैफीन का कम इस्तेमाल करें, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें, मेडिकेशन प्रॉपरली यूज करें। एंजाइटी को मेजर करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है, असेसमेंट टूल, दैट इज बैक एंजाइटी इन्वेंटरी, BAI, जो कि बहुत इजी है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं हम स्केल एंजाइटी को मेजर करने के लिए, वो BAI करते हैं।
देन जब हम मेजर कर लेते हैं बीआई से अपनी स्कोरिंग को, हमें ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर ही है किसी इंडिविजुअल को, तो हम उसका हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा, जिस भी चीज से जिस भी पर्सन को एंजाइटी हो रही है उसका एक्सपोजर थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सीबीटी, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, और फिर मेडिकेशन। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ये एक पिक्चर दिखाई हुई है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, कि किस तरह से फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बॉक्स के अंदर अगर उसे दिखाया गया है, ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड वाले में पेंसिल के साथ उसे टच करेगा, थर्ड वाले में उसको ग्लव्स पहना के टच करवा के एक्सपोजर दिया गया, फोर्थ में थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं उसके हैंड के ऊपर रखा गया, द फिफ्थ वन उससे ज्यादा उसके हैंड के ऊपर रखा गया, एंड द सिक्स वन के उसने उसको पूरा हाथ अपने में पकड़ लिया। ठीक है, तो ये एक्सपोजर थेरेपी होती है। जब आपको किसी भी चीज से एंजाइटी होती है तो आप किस तरह से ग्रेजुअली आप उसको उसी सिचुएशन से एक्सपोज करवाएंगे जिससे उसे एंजाइटी क्रिएट हो रही है। फोर्थ स्टेप होते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हम कैसे करते हैं कि जिसमें सबसे फर्स्ट द थेरेपिस्ट रीच द पेशेंट रिलैक्सेशन स्किल्स। सबसे पहले हम उसे रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे किसी भी चीज से एक्सपोजर दिलाने से पहले। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम उसको एक्सपोजर दिला रहे हैं तो उससे पहले हमने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है कि तो क्योंकि जब जाहिर सी बात है वो उस सिचुएशन में जाएगा, उसको एंग्जाइटी ट्रिगर करेगी, तो वो किस तरह खुद को रिलैक्स कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलैक्सिंग टेक्निक सिखाएंगे। सेकंड, आप पेशेंट की एक फुल हायरार्की बनाएंगे कि किस लेवल पे उसे कम एंजाइटी होती है और किस लेवल पे उसको ज्यादा एंजाइटी होती है। थर्ड लेवल पे आप उस हायरार्की के अकॉर्डिंग उसके साथ उसकी जो भी प्रोसीजर होगा उसको स्टार्ट करेंगे, और फोर्थ वन जो होगा पेशेंट को हम इंकरेज करेंगे, उसके फेयर को कन्फ्रंट करेंगे। जिस तरह ये चार्ट बना भी हुआ है कि सबसे पहले उसने जब हमने उसका एक हायरार्की बनाई तो उसने कहा कि अगर मैं सिर्फ स्पाइडर को सोचता भी हूँ तो मुझे 10% एंग्जाइटी होती है, अगर मैं स्पाइडर की पिक्चर देखता हूँ तो मुझे 25% होती है, अगर रियल स्पाइडर मेरे सामने बॉक्स में होगा तो मुझे 50% होगी। इस तरह से पहले हमने जब हायरार्की हम बना लेते हैं, उसका हम परसेंटेज सेट कर लेते हैं, तो हमें ईजी हो जाता है उसको एक्सपोजर दिलाना। सो यही तक था हमारा जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और पिछले भी हमने कुछ एंजाइटी रिलेटेड और भी डिसऑर्डर्स पढ़े। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नए डिसऑर्डर के साथ। अल्लाह हाफिज।